बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ैसल नवाज़ है। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्टरेफ के बारे बात करूँगा। नेक्स्टरेफ के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं और इसका हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके साथ क्या रिलेशन है। जब हम नेक्स्टरेफ की बात करते हैं तो एक वैल्यू एडिशन का फार्मूला भी डिस्कस होता है। हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन का ये फार्मूला है क्या। अगर हमारी वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो जाए तो हमारे कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल्स टैक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो कम होगा या ज़्यादा होगा। हम ये भी देखेंगे कि हमारी इन्वेंट्री की जो वैल्यू नेक्स्टरेफ के ऊपर आ रही है वो हमारे जो फाइनेंशियल्स की इन्वेंट्री है उसके साथ कैसे टैली होती है, और हमारी जो कंजम्पशन है और जो हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल्स टैक्स एज़ पर नेक्स्टरेफ है वो हमारे अकाउंट्स के साथ या फाइनेंशियल्स के साथ कैसे डिस्कस होता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। नेक्स्टरेफ की कंसेप्चुअल वर्किंग को समझने के लिए मैंने ये एक एक्सेल में वर्कशीट डेवलप की है। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और उसके बाद इसमें कुछ डाटा फिल आउट करेंगे। एज़ पर सेल्स टैक्स रिटर्न नेक्स्टरेफ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इस कॉलम में लिखी हुई है। उसमें तीन चीज़ें हैं जी, वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स और ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है। उसके बाद इस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के मुताबिक जो आपका सेल्स टैक्स है 17%, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन का 3% भी उसके अंदर शामिल है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये वर्किंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कमर्शियल इंपोर्टर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है और उसको एज़ इट इज़ ही वो सेल आउट कर रहा है, ताकि ये वैल्यूडेशन का जो 3% वाला मामला है ये भी हम डिस्कस कर सकें। सेल्स टैक्स रिटर्न के मुताबिक नेक्स्चर एफ में जो चीज़ें आ रही होती हैं उसमें एक तो ये इन्फॉर्मेशन होती है और उसके साथ उसकी वैल्यू होती है रुपीज़ में। लेकिन मैंने यहाँ चीज़ों को समझने के लिए क्वांटिटी का एक कॉलम ऐड किया है। उसके बाद 4 महीने जैन, फेब, मार्च और अप्रैल लिखे हैं, ताकि आपको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्चर एफ किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्चर एफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस जगह तक महदूद है। उसके बाद ये 2-3 जो रोज़ हैं या 5-6 रोज़ हैं, ये मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी कंट्रोल पर्पज़ के लिए यहाँ डाली है, जो कि मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूँगा। इस एरिया का नेक्स्चर एफ की जो सेल्स टैक्स की रिटर्न है उससे तल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल पर्पज़ के लिए होगा। उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के जो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ निकाले हैं। जैसे सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, उससे जीपी हम देखेंगे। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री और जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल्स टैक्स है उसको हम देखेंगे। अगेन इसमें भी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल 4 महीने हैं और क्वांटिटी का कॉलम हर महीने में साथ साथ आएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ सेल्स टैक्स रिटर्न का जो एक्सट्रैक्ट लिया है ये भी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल है। इसमें सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि इनपुट आपका क्या है, आउटपुट क्या है और उसके मुताबिक आपका कैरी फॉरवर्ड क्या है। ये कुछ ग्राफ्स हैं, इनको हम लेटर देखेंगे। और इस एरिया में मैंने इंपोर्ट की वैल्यूशन की हुई है। इस सिनेरियो को बिल्ड करने के लिए मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने कोई 4 आइटम्स, कोई भी आइटम्स हो सकते हैं, उनको कमर्शली इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में। जब मैंने उनको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट के वक्त मैंने उसके ड्यूटीज़, टैक्सेस एज़ पर जीडी कैलकुलेट किए हुए हैं। अब इसकी जो डिटेल कैलकुलेशन क्या है, ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसकी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ हम ये ज़ूम करेंगे कि जो वैल्यू दी गई है वो करेक्ट है और इसी के मुताबिक हम अपना जो फाइनेंशियल डाटा है या जो नेक्स्टरेफ का डाटा है उसको फिल आउट करेंगे। मेन इसमें क्या है जी, इसमें एक असेस्ड वैल्यू है, कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो इन दो चीज़ों को मिला के हम अपनी जो कॉस्ट है उसको डिटरमिन करेंगे। हमारी इस जीडी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट आ रही है इन 4 आइटम्स की वो 400 रुपये है। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि हमने अपने फाइनेंशियल्स में इसको कैसे और कहाँ प्लॉट करना है। हम ये जो 400 रुपये की इन्वेंट्री है उसको अपने फाइनेंशियल्स में, इन्वेंट्री में, बैलेंस शीट में 400 रुपये दिखाएंगे और इसके साथ मैंने अपनी वर्किंग के लिए 4 यूनिट भी यहाँ लिख दिए। तो उसने मुझे एक्सेल ने मुझे 100 रुपया पर यूनिट की कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दे दी। अच्छा, इसके साथ अगर आप जीडी की तरफ वापस जाएं तो आप देखें कि यहाँ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी के बाद सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स जो कि 17% और 3% है, उसकी वैल्यू 68 और 12 रुपीज़ कैलकुलेटेड है।
तो अभी अगर टोटल करें हम लोग तो ये आता है जी 80 रुपीज़। इसको उठा के हम अपने बैलेंस शीट में इनपुट टैक्स की जैसे या जो सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड है उसमें हम प्लॉट कर देंगे 80 रुपीज़ की शक्ल में। इंपोर्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारी वैल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे फाइनेंशियल्स में आने वाली थी वो मैंने प्लॉट कर दी है। अब अगर हम थोड़ा सा ये एज्यूम करें कि जी पहला महीना था जैन का जिसमें हमने इंपोर्ट किए 4 यूनिट 400 रुपये के, 80 रुपये उसका सेल्स टैक्स था, एडिशनल टैक्स मिला के, वैल्यू एडिशन टैक्स मिला के, और जैन का महीना ख़त्म हो गया। तो अब जब हम नेक्स्ट जो सेल्स टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे जैन के महीने की, तो जब हम इंपोर्ट जीडीज़ का डाटा लोड करेंगे तो नेक्सर एफ में ऑटोमेटिकली 400 रुपये हमारे परचेज्ड इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड में यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्सर एफ में सिर्फ 400 रुपये आएगा। क्वांटिटी का 4 जो यूनिट्स हैं वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। एक चीज़ मैं और भी अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास इससे पहले कोई इन्वेंट्री नहीं थी, ये मेरा नया बिज़नेस था या मेरी ये फ्रेश इंपोर्ट थी और पुराना सारा कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। अच्छा, 400 रुपया जब परचेज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड यहाँ आया तो ये क्या चीज़ थी? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री थी एक्सक्लूडिंग टैक्स की, और ये जीडी के मुताबिक जो असेस्ड वैल्यू कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऐड करके यहाँ पर फिगर आपके पास आ जाएगी। अब इसके साथ जीडी में जो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स जो हम अकाउंट्स में पहले 68 और 12 लेके जा चुके हुए हैं वो भी आ जाएगा। और वो कहाँ आ जाएगी? सेल टैक्स के 17% के सामने 68 रुपीज़ आ जाएंगे और वैल्यू एडिशन टैक्स 3% के सामने 12 रुपये आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे खुद प्लॉट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि नेक्सर एफ का हमारे जो फाइनेंशियल डाटा है उसके साथ क्या रिलेशन है। अजम्पशन इसमें यह है कि जो चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं वो सारी की सारी एट द पीरियड एंड हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उनको सेल आउट नहीं किया। तो अब देखें कि वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स ये किसकी वैल्यू है? इन्वेंट्री की वैल्यू है। और कितनी आ रही है? 400 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा। और हमारे अकाउंट्स में क्या आ रहा है? बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 400 रुपये आ रहा। सेल्स टैक्स की जो 17% की और 3% की फिगर है इसको टोटल अगर करें तो वो 80 रुपये आते हैं। ये जो 80 रुपये हमारे नेक्सर एफ में सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स के आ रहे हैं ये हमारे बैलेंस शीट में इनपुट टैक्स में या जो सेल्स टैक्स का कैरी फॉरवर्ड है वहाँ पे 80 रुपये ये भी नज़र आ रहे हैं। तो ये 80 रुपये और ये वाले 80 रुपये भी नेक्सर एफ के हमारे फाइनेंशियल्स के साथ टैली कर गए। अब इसके साथ एक चीज़ और हो रही है, वो ये है कि सेल्स टैक्स रिटर्न में जो उसका जो फेस है सेल्स टैक्स रिटर्न का, उसमें इनपुट टैक्स एट इम्पोर्ट जो हमने जैन के महीने में पे किया था 80 रुपये वो भी आ रहे हैं फेस के ऊपर। तो अब ये वाले 80 रुपये मैंने अनेक्सर एफ के जो ये वाले 80 रुपये हैं अगर आप देखें तो ये 68 और 12 को मैंने जमा किया तो ये 80 रुपये आ गए, और ये वाले जो 80 थे ये मैंने लिखा एज़ पर रिटर्न, तो ये मैंने यहाँ से रेफ़र करके 80 रुपये यहाँ प्लॉट किए। तो अब आप देखें कि यहाँ अनेक्सर एफ के कैरी फॉरवर्ड जो सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन टैक्स है और हमारा जो सेल्स टैक्स रिटर्न का जो फेस है वो भी टैली है, हमारे फाइनेंशियल्स में इन्वेंट्री और जो कैरी फॉरवर्ड सेल्स टैक्स है वो भी टैली है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो था। अब हम अज्यूम करते हैं कि इन 4 यूनिट्स में से कोई एक यूनिट हमने सेल आउट कर दिया, तो उसको सेल करने से हमारे नेक्स्ट एफ पर और हमारे फाइनेंशियल्स पर क्या चीज़ें आएंगी उसको हम स्टडी कर लेते हैं। इन 4 यूनिट में से एक यूनिट मैंने से के 117 रुपये 65 पैसे के ऊपर मैंने सेल कर दिया, 117 रुपये 65 पैसे पे सेल आउट हो गया एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू पे। तो जब 117 रुपये पे सेल होगा तो उसका 17% सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट होगा, इस चीज़ को जहन में रखें। तो अब हम देखेंगे कि हमारी सेल वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स थी 117 रुपये 65 पैसे। जब मैंने इसको सेल में लिखा तो उसके साथ मेरा आउटपुट टैक्स भी कैलकुलेट हो गया, और अगर आप फार्मूला यहाँ पे चेक करें तो 117 का 17% जब मैंने लिया तो ये 20 रुपये बन गए। जब ये 20 रुपये हो गए तो आप देखेंगे आउटपुट में से इनपुट में से जब मैंने आउटपुट निकाला तो मेरा कैरी फॉरवर्ड एज़ पर मेरे जो फाइनेंशियल्स हैं वो 60 रुपीज़ रह जाएगा।
अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो सेल्स टैक्स की जो मेन रिटर्न है उसमें क्या आएगा। उसमें ये आएगा कि जब मैंने 80 रुपये इनपुट रखा था तो मैंने 1 यूनिट जब सेल आउट किया तो उसका जो 20 रुपये का आउटपुट था वो यहाँ आ गया। तो इससे क्या हुआ कि 80 में से 20 निकाले तो मेरे कैरी फॉरवर्ड 60 रुपीज़ रह गए। अब हम चलते हैं नेक्स्चर एफ़ की तरफ। जब हम रिटर्न फाइल करते वक्त नेक्स्चर एफ़ में जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली फिगर्स लिखना होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो येलो एरिया है ये इसमें से एक इन्फॉर्मेशन उसने ख़ुद आपको दे देनी है कैलकुलेट करके, जैसे 468 और 12 है। तो उसके बाद जो कंजम्पशन वाली इन्फॉर्मेशन है हमने सिर्फ ये प्लॉट करनी है, क्योंकि उसके बाद जस्ट एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि ओपनिंग में परचेजेज ऐड होंगी, कंजम्पशन लेस होगी और क्लोजिंग बैलेंस का हमारे पास यहाँ पे फार्मूला वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स में 17% सेल्स टैक्स में और वैल्यू एडिशन टैक्स में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखने वाली चीज़ ये है कि हमने जो कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड हुई है वो क्या लिखना है। उसके लिए हमें रेफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस को। तो हमने जब सेल की थी 117 रुपये 65 पैसे की, तो इस एक आइटम का जो कॉस्ट थी हमें वो कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करनी है ताकि हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर सकें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 यूनिट सेल हुआ तो उसी 1 यूनिट की मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी थी। मेरी कॉस्ट थी 100 रुपये पर यूनिट, मैंने वो यहाँ पे चार्ज कर दी। जब मैं यहाँ पे कंज्यूम करूँगा तो मुझे यहाँ पे 100 रुपया निकालना होगा और यहाँ पे 1 यूनिट भी मुझे लेस करना होगा, तो इसको मैंने 3 कर दिया। मेरी अगेन जो इन्वेंट्री की कॉस्ट पर यूनिट है वो 100 रुपये आ गई और 300 रुपया मेरा इन्वेंट्री में कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ कि जब सेल 117.65 पे की, उसकी कॉस्ट मेरे पास 100 रुपये आ गई, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट 17.65 निकला और जीपी मेरा बन गया 15%। अब ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ये जो कंजम्पशन वैल्यू है हमारी, ये वाला जो 100 रुपया है एज़ पर अकाउंट्स, इसको हमने कंज्यूम सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड में यहाँ पे लिखना है 100 रुपीज़, और उसके साथ मैं 1 यूनिट यहाँ पे सेल कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज़ पर एनेक्सर एफ वो कितनी आ रही है। वो आ रही है जी 300। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे फाइनेंशियल्स में ये कितनी वैल्यू आ रही है, वो भी 300 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स वाला जो मामला था वो ठीक है, आइटम्स रिकनसाइल कर रही हैं। अब इस 1 यूनिट के मुतलका जो 17% और 3% वैल्यूएशन का टैक्स था हमें वो भी कंज्यूम करवाना है। इस 1 यूनिट को जब हमने सेल आउट किया था तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स हमारे पास कितना आया जी, 20 रुपये। ये जो 20 रुपये या जो भी आउटपुट टैक्स हमारे पास आएगा, इसको हम सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स में इस तरीके से कंज्यूम करवाएंगे कि ये अपनी अपनी परसेंटेज यानी 17% और 3% की रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर आ जाए। यानी कि 20 रुपये को हम 17% और 3% में डिवाइड करेंगे तो 20 रुपये का जो 17% है, 20 रुपये का जो 17% हिस्सा है वो 17 रुपये यहाँ आ जाएगा, और इसी 20 रुपये में जो 3% का हिस्सा है वो 3 रुपये यहाँ आ जाएगा। हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेल्स टैक्स का जो कैरी फॉरवर्ड था वो 51 रुपये बच गए और वैल्यूएशन का जो कैरी फॉरवर्ड था वो 9 रुपये बच गए। 51 और 9 को जमा किया तो ये आया 60 रुपये। मेरा सेल्स टैक्स की जो फेस ऑफ रिटर्न है वहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है कि वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना था, 60 रुपये। तो मैंने अपने कंट्रोल पर्पज़ के लिए जो एज़ पर रिटर्न यहाँ फिगर डाली थी वो इसके साथ बराबर करके डिफरेंस ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे फाइनेंशियल्स में ये क्या चीज़ें आ रही हैं। फाइनेंशियल्स में हमारी जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल्स टैक्स है वो कितनी है। फाइनेंशियल्स में हमारा जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल्स टैक्स है वो भी 60 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये तीनों आइटम्स नेक्स्चर एफ रिटर्न का जो फेस है और जो फाइनेंशियल्स हैं ये रिकनसाइल करके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के हिसाब से, ये जो सिनेरियो मैंने अभी आपके सामने कवर किया है, या इसे मैं ब्रेक इवन कहूँगा या मैं इसे टारगेट कहूँगा, यानी कि अपनी सेल प्राइस को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया कि मेरा आउटपुट टैक्स उतना ही बना जितना कि मैंने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जमा करवाया था।
मैंने इंपोर्ट कितने यूनिट किए थे? इंपोर्ट मैंने 4 यूनिट किए थे। इनका टोटल सेल्स टैक्स कितना था? 80 रुपये। तो ईच आइटम का जो सेल्स टैक्स है जो मैंने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट था वो कितना जमा करवाया? 20 रुपये। और जब मैंने इन्हीं में से कोई एक यूनिट सेल आउट किया तो उसकी सेल प्राइस मैंने इस तरह से सेट की कि उसका जो आउटपुट टैक्स था वो भी 20 रुपये आ गया। तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट का हमारा इनपुट टैक्स 20 रुपये था, तो उसी एक यूनिट का आउटपुट टैक्स था हमारा वो भी 20 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पैसे हमने जमा करवाए थे उतने ही हमने रिकवर किए और बाकी चीज़ें हमारी एनएक्सआरएफ की और फाइनेंशियल्स की रिकनसाइल कर गई। इससे कुछ और इम्प्लीकेशंस भी हैं या कुछ और फार्मूलाज भी हैं, उसको भी आप नज़र में रखें कि जब यहाँ पे कंजम्पशन कोई नहीं थी, अगर ये भी मैं 17% ख़त्म कर दूँ और ये भी ख़त्म कर दूँ तो आप देखें कि 400 रुपये इन्वेंट्री का जो 17% सेल्स टैक्स था वो 68 ही था, या 400 का जो 68 17% सेल टैक्स था वो 17% ही बन रहा था, और 400 का जो वैल्यू एडिशन का टैक्स था वो 3% ही बन रहा था। इन दोनों को अगर जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 20%। मैंने जब ये एक आइटम सेल आउट किया तो इस 300 रुपये की जो कैरी फॉरवर्ड इन्वेंट्री है उसका जो सेल्स टैक्स का पोर्शन है वो 51 रुपये है। 51 का और 300 का अगर आप परसेंटेज लें तो वो भी 17% ही आता है। इसी तरीके से जो कैरी वैल्यू एडिशन है वो भी 3% है। अगेन इसका टोटल 20% हो गया। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि जब हम एनएक्सआरएफ की बात करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू एडिशन का फार्मूला भी डिस्कस होगा। वो फार्मूला क्या कहता है? वो फार्मूला इस तरह से है कि मैंने जो सेल वैल्यू की है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। 117 रुपये 65 पैसे का मैंने एक यूनिट सेल किया। इसमें से मैंने एज़ पर एनएक्सआरएफ जो मैंने कंजम्पशन दिखाई वो 100 रुपये थी। सेल मेरी 117 की है, कंजम्पशन मेरी 100 की है। मेरे पास प्रॉफिट या टैक्स की ज़ुबान में जो वैल्यू एडिशन मेरी हुई है वो कितनी हुई है? 17 रुपये 65 पैसे। अब 17 रुपये 65 पैसे मेरी क्या चीज़ हुई है जी? एडिशन हुई है। किस पर हुई है? वैल्यू या कॉस्ट के ऊपर। तो जो एडिशन है अगर उसका परसेंटेज मैं उसकी कॉस्ट के साथ ले लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? वो आएगा वैल्यू एडिशन परसेंटेज की शक्ल में, यानी कि 17.65%। वैल्यू एडिशन अगर 17.65% हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप ब्रेक इवन पर हैं। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जो 20 रुपये आपने इनपुट पे जमा करवाए थे वही 20 रुपये आपके आउटपुट में आपको मिल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वैल्यू एडिशन क्या थी? एडिशन ये है कि आपके पास पैसे बढ़े कितने? 17 रुपये 65 पैसे। उसकी वैल्यू क्या थी? वैल्यू आपकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट को अगर आपने उस एडिशन के साथ परसेंटेज में लिया तो उसका आंसर आता है 17.5%, 17.65%। तो ये जो वैल्यू एडिशन की परसेंटेज है 17.65%, अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इनपुट आपने पे किया था उतना आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऐसे तो नहीं होगा। ये तो एक टारगेट या मैं इसे ब्रेक इवन कहूँगा, ब्रेक इवन सिचुएशन है। तो अब जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसको हम देख लेते हैं कि अगर, बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक और शीट शेयर कर देता हूँ। ये वही शीट है। इसमें क्या है कि बाकी जो 4 महीने हैं वो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं। जो पैटर्न है उसका वही है। दोबारा से अगर आप देख लें कि 4 यूनिट थे, 400 के एक यूनिट बेच दिया, 300 रह गया, एंड सो ऑन। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम नीचे भी चले जाएं तो हमारे पास वही कंजम्पशन का और सेल का डाटा आ रहा है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने नेक्स्ट मंथ में बाकी जो 4 यूनिट थे वो अगले 3 महीनों में जो 3 यूनिट थे उनको भी हमने सेल आउट कर दिया और हर यूनिट को उसी वैल्यू के ऊपर हमने सेल किया जो हमने पहले महीने में अज्यूम की थी। तो कॉस्ट भी उसी तरह से आ जाएगी। तो इन्वेंट्री 300 200 100 और 0 हो जाएगी। और कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा? 80 में से 20 गए 60, फिर 20 गए 40, फिर 20 गए 20 और अल्टीमेटली आप 0। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू एडिशन आपके ब्रेक इवन की हो गई है तो अल्टीमेटली ना आपका पेएबल होगा ना आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ये तो हमारी फाइनेंशियल्स की पोजीशन है।
जो सेल्स टैक्स का जो फेस है उसको आप देख लें, 80 रुपये का इनपुट था, 20 रुपये आपने पहले महीने में कंज्यूम किया, फिर 20, और करते करते आपके पास अल्टीमेटली अप्रैल में क्या बच गया जी, ज़ीरो कैरी फॉरवर्ड या पेएबल एट इन द सेल्स टैक्स रिटर्न, फेस ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। तो अनेक्सर एफ में क्या सिचुएशन हुई, अनेक्सर एफ को देख लेते हैं। मैंने परचेज़ किए थे 400, एक कंज्यूम किया 300 बच गया, ये कैरी फॉरवर्ड आ गया, ब्रॉड फॉर ओपनिंग बैलेंस हो गया। 100 मैंने मज़ीद कंज्यूम किया, 200 बच गया, ये 200 यहाँ आया, 100 निकाले 100 बच गया, 100 यहाँ आया, 100 निकाले 0 बच गया। तो अगर आप इसको इन्वेंट्री के साथ टैली करेंगे जो हमारे एज पर फाइनेंशियल है, 300, 200, 100 और 0, तो वो 300, 200, 100 और 0 के साथ बराबर हो रहा है। सेल्स टैक्स जो 17% है उसका देख लेते हैं कि हमने 68 रुपये इसके परचेज़ किए थे, तो हर महीने में 17, 17, 17 और 17 और एंड पे 0। इसी तरीके से 12 रुपये थे, 3, 3, 3, 3 और 0। अब अगर जो परसेंटेजेस की बात कर लें तो आप देखें 17 और 3 20, 20, 20 और अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। हमारा जो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट एफ के मुताबिक है वो 60 रुपये यहाँ निकले, 40, 20 और 0। तो जो फेस ऑफ रिटर्न पे आ रहे थे वो भी एक नज़र देख लें, 60, 40, 20 और 0। ये मैंने एज़ पर रिटर्न यहाँ लिख दिए, 60, 40, 20 और 0। तो डिफरेंस क्या हुआ, 0, 0। अब क्या हुआ, हमारे पास सेल वैल्यू भी वही थी, तो हमारी वैल्यू एडिशन भी वही रही। तो हमारा जो वैल्यू एडिशन का जो परसेंटेज की टर्म्स में है वो भी 17.65 रहा, या जीपी की टर्म्स में 15% रहा। तो अब थोड़ा सा ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ये मैंने ब्रेक इवन का कलर किया है, ये ब्रेक इवन है, और ये जो ब्लू है वो भी एक्चुअल था, वो भी 17.65 ही था। तो इस वक्त ब्रेक इवन और एक्चुअल दोनों अगर आप देखें तो 17.65 की रेंज में ही आ रहे हैं, एग्जैक्ट 17.65 आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं। और इस सूरत में यहाँ जो सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन टैक्स है वो टोटल 20% आ रहा है। ये 20% से क्या मुराद है कि इन्वेंट्री का जो 20% वैल्यू है, ये देखें ये 300 रुपया है, इसका जो 20% वैल्यू है वो 60 रुपये बनते हैं। 60 रुपये या 20% कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है जी। रुपीज़ में तो 60 है, 40 है, 20 है, 0 है, लेकिन परसेंटेज में आप देखें ये 20%, 20% और 20% है। इसको मैंने सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग वैल्यू एडिशन टैक्स के जो ग्राफ है उसमें यहाँ प्लॉट किया है। अभी ये किस तरह से वेरी करेगा उसको हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। अच्छा, अब मैं सेल वैल्यू चेंज करूँगा और सेल वैल्यू देखेंगे कि अगर बढ़ जाए तो क्या फ़र्क आएगा और कम हो जाए तो क्या आएगा। अभी आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि मैं बार बार अभी सेल्स टैक्स रिटर्न या P&L या बैलेंस शीट में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको डिटेल में इनको रिकनसाइल करके बता दिया हुआ है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स ज़रूर है, जिससे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो आने वाले चेंजेस को आप आसानी से समझ सकेंगे। अब मैंने अगर यहाँ पे जो पहला यूनिट बेचा था, या बल्कि 4 महीनों में जो सेल वैल्यू है, मैं अगर उसको 120 रुपये कर दूँ, अब देखें कि हर जगह पे ये 120 रुपये हो गया। अब इसको 120 करने से क्या चीज़ें फ़र्क आई, देखिए कॉस्ट तो मेरी वही रहनी है, क्योंकि 400 से ज़्यादा की तो मैं पे नहीं करूँगा, ना मैं कंज्यूम करूँगा, वो तो 400 ही थी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि जो मेरी सेल वैल्यू थी वो अब 120 रुपये हो गई, और मेरी जो वैल्यू एडिशन आ रही थी वो कितनी आ रही है, 120 में से 100 निकाला तो 20 रुपये वैल्यू एडिशन आई। इसकी परसेंटेज क्या बनी, 20%। तो आप देख लें कि 20 रुपये वैल्यू है और वैल्यू एडिशन की परसेंटेज भी 20% है। हमारा जो जीपी था वो भी 15 से 17% हो गया। अब ज़रा एक चीज़ ज़हन में रखें कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना है, 17.65 वैल्यू एडिशन का। तो अब उस ब्रेक इवन से ये चीज़ ज़्यादा हो गई है। जब 17.65% या ब्रेक इवन से वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो गई है, तो अब आप देखें ज़रा आपके कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल टैक्स पे क्या असर पड़ा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पहले 60 आ रहा था, अब 59.6 है। यहाँ 40 था, ये उससे कम हो गया। यहाँ 20 था, उससे भी कम हो गया।
और अल्टीमेटली आपको 1 रुपये 60 पैसे पे करने पड़ गए। अब देख लें, जो रिटर्न का डाटा है वो भी आपका यही बता रहा है कि आपकी जो आउटपुट टैक्स था वो 20 रुपये 40 पैसे आए, तो अल्टीमेटली लास्ट मंथ में जाके आपका जो पेएबल था 1 रुपये 60 पैसे वो निकल आया। तो क्या हुआ, अच्छा एक और परसेंटेज देख लें कि मेरी इन्वेंट्री का आइडियली क्या होना चाहिए था कि 20% कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेल टैक्स में ब्रेक इवन पे होना चाहिए था। तो आप देख लें कि ये भी 20 से 19 87 60 18, तो अल्टीमेटली आप देखें कि ये कम होती जा रही है। तो इससे एक और फिगर हम डाल लेते हैं, फिर इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। 120 का मैं अगर 150 कर दूं तो अब क्या हुआ, हर जगह पे सेल वैल्यू 150 की, बाकी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी, वैल्यूडेशन पे फ़र्क आ जाएगा। सेल 150 की गई, कॉस्ट वही है 100 प्रॉफिट कितना हुआ 50 वैल्यूडेशन परसेंटेज में कितनी हुई 50। अब हमारा जो ब्रेक इवन था वो कितना था 17.65। ठीक है जी, अब 17 से हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, 50 पर आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कैरी फॉरवर्ड और सेल टैक्स है वो क्या बता रहा है। वो बता रहा है जी कि कैरी फॉरवर्ड और सेल्स टैक्स जो पहले यहाँ 60 था 54 हो गया, यहाँ 40 था 29 हो गया, यहाँ 20 था 3 रुपये 50 हो गया, और यहाँ 0 था तो 22 रुपये पे करना पड़ गया। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकला, इससे रिज़ल्ट ये निकला कि अगर आपकी वैल्यूडेशन बढ़ रही हो 17.65 से, तो आपका जो सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड था वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली आपको वो पे करना पड़ेगा। अब इसके उलट सिनेरियो करके देख लेते हैं, जो कि बड़ा आसान होगा समझने के लिए, कि अगर मैं इसको 100 पे सेल कर दूं, 100 पे तो क्या करना है, 90 पे कर देता हूँ, 90 पे कर देता हूँ, तो अब आ गई वैल्यूडेशन नेगेटिव में। जब वैल्यूडेशन नेगेटिव में आ गई तो मेरी परसेंटेजेस भी नेगेटिव में आ गई। तो अब आप देखें कि मेरा जो यहाँ पे 20% ब्रेक इवन था, और ये 20% किसका था, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 20% है। ये जो टोटल सेल टैक्स है 55 और 9 रुपये 71 पैसे, ये 64 पे बनता है। इस 64 का मेरे इस 300 जो वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स है उसके साथ क्या परसेंटेज है। जब मैंने ब्रेक इवन बताया था तो ये मैंने आपको 20 की फिगर दिखाई थी यहाँ पे। अब आप देखें ये 21.57 हो गया, आगे ये 24 हो गया, आगे 34 हो गया और 18 हो गया। और इधर आप सूरत हाल मुलाजा करें कि यहाँ 60 था, ये 64 हो गया, यहाँ 40 था 49 हो गया, 20 था 34 हो गया, और यहाँ 0 था ब्रेक इवन में तो यहाँ 18.80 हो गया। अब मज़े की चीज़ देखें कि प्रैक्टिकली आपके यूनिट 3 थे, 2 थे, 1 थे, और अब 0 हो गया, यानी कि आपके पास इन्वेंट्री कैरी करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपका सेल टैक्स कैरी हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब वैल्यूडेशन कम की या आपके आइटम को सेल करने के लिए लॉस हो गया, या ब्रेक इवन जो थी उसकी वैल्यूडेशन उससे अगर आपका कम हो गया, तो आपका जो सेल्स टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड में बढ़ता जाएगा। क्लियर है जी, ये कुछ ज़्यादा ही मैंने नीचे कर दिया था। अब अगर इसको थोड़ा सा 117 की बजाय अगर मैं 112 कर दूं, तो आप देखें कि 60 की जगह पे 60.96, 40 की जगह पे 40.92, 20 की जगह 22.88, और यहाँ 0 था तो 3.84 आ गया। और इसको मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ब्रेक इवन सिचुएशन के साथ। अच्छा यही चीज़ मैंने ये जो ग्राफ है उसमें आप लोगों के लिए प्लॉट किया। मैं ग्राफ को यहाँ ले आता हूँ, तो चीज़ वही है, सिर्फ ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है जी, मैं इसको दोबारा 117.65 करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर मेरा जो ब्रेक इवन था, ब्रेक इवन क्या, ब्रेक इवन वैलिडेशन, वो एक्चुअल वैलिडेशन के बराबर आ रही है 4 महीनों में। और यहाँ जो सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड करने की जो परसेंटेज थी वो 20% ही है। 20 यानी कि जितनी अमाउंट मेरी सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड में आ रही है वो मेरी वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स का 20% ही है। 20% और अल्टीमेटली वो 0 चुके ख़त्म हो गया। अब मैं इस सिनेरियो में इसको बढ़ाता हूँ, यानी कि मैं वैल्यूडेशन अगर ज़्यादा कर दूँ 130 कर दूँ, तो अब देखें अब क्या हुआ कि मेरा जो ब्रेक इवन था वो तो 17.65 ही रहा परसेंटेज में,
लेकिन मेरा जो एक्चुअल था वो 30% के ऊपर आ गया। वैल्यूडेशन एक्चुअल कहाँ चलेगी? 30% के ऊपर। और साथ में जो मेरा कैरी फॉरवर्ड सेल्स टैक्स की जो परसेंटेज थी, या अदर वर्ड्स में जो मेरा कैरी फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रुपीज़ था, वो गिरना शुरू हो गया। यानी कि वैल्यूडेशन ब्रेक इवन से बढ़ गई तो सेल्स टैक्स आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा, कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, ज़ीरो पर आ जाएगा जल्दी, और अल्टीमेटली पेएबल बन जाएगा। अब इसको अगर मैं 110 पे ले आता हूँ तो मेरा जो ब्रेक इवन से कम की वैल्यूडेशन हो गई, तो मेरा जो सेल्स टैक्स था ये बढ़ना शुरू हो गया। और अगर मैं इसको 100 पे ले आता हूँ तो आप देखें ये ग्राफ और ऊपर की तरफ चला गया। अब हम एक चीज़ को और रिकंसाइल कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल कंजम्पशन थी वो एज़ पर अकाउंट्स कितनी आ रही थी जी। 100 को जमा किया तो यहाँ आ रही है 400 रुपया, और जो अकाउंट्स में हमने चार्ज की हुई है कंजम्पशन वो कितनी आ रही है? वो भी 400 आ रही है। तो हमारा कंजम्पशन का, नेक्सर एफ की कंजम्पशन का और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी कॉस्ट का कोई फ़र्क नहीं है। ये 400 को 400 के साथ कंपेयर करें तो बराबर हो जाता है। अब ये तो सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, इस पे थोड़ा सा हम ऐड करते हैं। से के इस इन्वेंट्री को जो मैं इंपोर्ट करके लेके आया, इसके ऊपर मेरी कोई इंसिडेंटल कॉस्ट भी इनकर हुई, कोई भी कॉस्ट हम अज्यूम कर सकते हैं। मैंने उसको डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दिया है। मैं कहता हूँ कि वो मेरी 40 रुपये की इनकर हुई। जब मेरी 40 रुपये की इनकर हुई तो क्या हुआ, मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट थी वो कितनी आ गई? 110 रुपये। उसकी वजह क्या है कि टोटल कॉस्ट 440 थी, उसको मैंने जब 4 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो 110 हो गया। अब जब अकाउंट्स में, मैं इसको डायरेक्ट कॉस्ट ही कह देता हूँ, फ्रेट नहीं कहता क्योंकि उससे कुछ और मसाइल आ जाएंगे। सिंपल रखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इस एक यूनिट को बेचते वक्त ये जो डायरेक्ट कॉस्ट की मद में मेरे 10 रुपये ये भी कंज्यूम हुए, यहाँ भी 10 रुपये निकले, 10 रुपये यहाँ भी कॉस्ट में आए और 10 रुपये यहाँ भी कॉस्ट में आए, और बेच में देता हूँ 117.65 के ऊपर। ठीक है जी। अब आप देखें कि इस सिनेरियो में मेरी इन्वेंट्री जो पहले 300 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, अब वो 330 है, इसी तरह से 220 है, 110 है और ज़ीरो है। यानी कि सिनेरियो मैंने अब ये बिल्ड किया है कि मेरी ऐसी कॉस्ट, बाज़ात होती है ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी जीडी की वैल्यूशन में नहीं आ रही होती। यानी आपने अपनी जो इंपोर्ट की जो वर्किंग की हुई है या जो जीडी आपके पास आ रही होती है एक्चुअली, उसमें ऐसी कोई कॉस्ट होती है, जैसे क्लियरिंग के खर्चे हैं, जैसे फ्रेट के भी हैं, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर सेल्स टैक्स को भूल जाइएगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं जो आपने इन्वेंट्री को चार्ज करना होते हैं। तो होता क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब मेरा ये 400 रुपये एज़ पर जीडी का खर्चा आया, उस 400 के अंदर मैंने अपनी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड की तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू 440 हो गई। एक कंज्यूम करने की वजह से वो 330 रह गई। लेकिन आपकी जो एनेक्सरएफ में इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसमें वो जो डायरेक्ट खर्चा आपने अपने फाइनेंशियल्स में लिया होता है वो एनेक्सरएफ में नहीं आता। तो क्या होता है कि एनेक्सरएफ में आपकी जो परचेज़ है वो 400 ही रहती है। तो फ़र्क आ गया। फ़र्क किस चीज़ का आया? फ़र्क इस चीज़ का आया कि वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स जो आपके नेक्सर एफ में आ रही है वो अब 300 आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो आपके फाइनेंशियल्स में आ रही है वो 330 आ रही है। उसके साथ एक और चीज़ भी देख लें कि आपकी जो कंजम्पशन आ रही है वो 110 रुपये आ रही है। यहाँ देख लें, क्योंकि अकाउंट्स में तो जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट थी वो भी चार्ज आउट होनी है, लेकिन जो आपके अनेक्सर एफ में कंजम्पशन आ रही है वो 100 ही रहनी है। या अगर इसको 110 करें तो क्या फ़र्क आता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो लामहला हुआ क्या? हुआ ये कि अब अगर नेक्सर एफ पकड़ के डिपार्टमेंट आपकी इस क्लोजिंग वैल्यू को आपकी इस इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू से रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी इसके ऊपर जो चीज़ें एज़ पर जीडी हैं उससे प्लस भी मेरे खर्चे में थे, उसकी ये इनवॉइसेस हैं, उसकी ये पेमेंट प्रूफ हैं। तो चूँकि मेरा अकाउंटिंग कन्वेंशन मुझे ये कहता है कि इसको मैं इन्वेंट्री का हिस्सा बनाऊं और उसको मैं इन्वेंट्री के साथ कंज्यूम करूं, तो वो तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर दिया। आपके पास चूँकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए आपकी और मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूशन का फ़र्क आएगा। दो चीज़ों में फ़र्क आएगा।
इन्वेंट्री की वैल्यू में फ़र्क आएगा और आपकी कंजम्पशन में फ़र्क आएगा। देख लें कि यहाँ 300 थी, यहाँ 330 है, यहाँ कंजम्पशन 100 है, यहाँ कंजम्पशन 110 है। अगर हम टोटल पे चले जाएं तो टोटल में अब आपकी यहाँ जो कंजम्पशन आ रही है वो 400 आ रही है, क्योंकि ये तो आपने वही 100 रुपये ही कंज्यूम किया, उसी तरीके उसी पैटर्न पे कंज्यूम किया जो आपको एक्चुअली नेक्स्ट में आया था। उससे ज़्यादा तो कंज्यूम नहीं करेंगे आप। तो अब ये जो 400 था, अब आप इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो 440 आ रहा है, तो किसका फ़र्क आया? 40 रुपये का। और ये 40 रुपये क्या है? ये आपके वो जो डायरेक्ट कॉस्ट के जो 40 रुपये थे, ये वो वाले हैं। अब ये वाला फ़र्क नेक्स्ट एफ का और आपकी फाइनेंशियल्स का, प्रॉफिट एंड लॉस की कंजम्पशन का रहेगा और इन्वेंट्री का भी रहेगा। इस फ़र्क को आप लोगों ने रिकंसाइल ही करवाना है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अगर मैंने कोई एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई नो कि अभी आप लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, तो आप उन सवालात को मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके लिए ये मेरा नंबर है 0300422396। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। कोशिश कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन 1 या 2 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग से ज़्यादा ना हो, ताकि उसको मैं आसानी से 2 या 3 मिनट में मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकूं। और ये भी कोशिश कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन हो वो बड़ा वाज़े और क्लियर हो और इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।